जय हिंद। चलिए आज प्रकाश के इस दूसरे वाले वीडियो में हम समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इससे पहले हम आपको प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश क्या होता है उससे संबंधित जो कुछ भी जानकारी थी अध्ययन कर चुके हैं अच्छे से। तो देखते हैं यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो वह अपने पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है। और इस विचलन की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका कारण क्या है कि जो माध्यम है, अलग अलग माध्यम होने के कारण प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। उसके बाद जो बात आती है, ये जो माध्यम होता है, माध्यम आपका दो तरीके का होता है, एक विरल माध्यम होता है और दूसरा सघन माध्यम होता है। जो विरल माध्यम होता है उसके कण दूर दूर होते हैं और जो सघन माध्यम होता है उसके कण पास पास होते हैं। जैसे विरल में हवा हो गया और सघन में पानी हो गया। अब अगली बात लिखे हैं कि सघन विरल हमेशा एक दूसरे के सापेक्ष होती है। यानी अगर कह रहे हैं कि जैसे पानी हमारा सघन है तो किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, यानी किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष या दूसरे पदार्थ के सापेक्ष क्या है कि वह आपका सघन या विरल होगा। अब यहां से देखिए, ये जो प्रकाश की किरण है, ये मान लेते हैं पहला माध्यम है, ये मान लेते हैं दूसरा माध्यम है। और अगर प्रकाश किरण यहां से चली है तो ये सीधे चली जाती है अगर माध्यम चेंज ना होता तो, लेकिन माध्यम चेंज हो गया है तो अपने पथ से ये विचलन प्रदर्शित कर रहा है। तो यही घटना आपका क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। अब इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं हम। चलिए अब आगे देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि ये मान लेते हैं कोई विरल माध्यम है और ये आपका कोई सघन माध्यम है। इसको N1 मान लेते हैं और इसको हम N2 मान लेते हैं। अब देखो होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये जो बिंदु है जहां से ये इसका विचलन होता है, इस पे एक लंब खींचते हैं जिसे हम अभिलंब खींचते हैं। और ये आपतित किरण होती क्या है कि जब विरल से सघन में जाती है तो इसी की साइड झुक जाती है। और दूसरी बात में है, अच्छा यहाँ पे पहली बात में यह है कि विरल से सघन में जाती है तो झुक जाती है, यानी इसकी प्रकाश की चाल में कमी आ जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो V1 है वह ज्यादा है किससे, V2 से। तो ये जो कोण बनेगा अभिलंब से, जो आपतित किरण कोण बनाती है और ये जो अभिलंब से अपवर्तित किरण कोण बनाती है, इसे आपतन कोण, इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। यानी I का मान इस समय ज्यादा होगा किससे, R से। ये दोनों बातें याद रखना है। और इसमें क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है और होता क्या है कि प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। यानी V1 का मान आज कम हो गया है किससे, V2 से। V1 का मान कम हो गया है V2 से और I का मान भी कम हो गया है किससे, R से। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। और उसके बाद यह है कि अपवर्तन की घटना में क्या नहीं बदलता है। तो अपवर्तन की घटना में उसकी रंग नहीं बदलती, यानी जो रंग का प्रकाश डालेंगे वही रंग निकलेगा। और आवृत्ति, चूंकि जो आवृत्ति होती है वह रंग पे ही डिपेंड करती है, तो ये दोनों चीजें नहीं बदलते हैं। बाकी जो भी मिलेगा, आयाम, तीव्रता, ऊर्जा, कला, सब क्या होता है, बदल जाता है। तो अपवर्तन की घटना में नहीं बदलता, दो बातें याद रखना है। और उसके बाद बात आती है अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक कुछ नहीं होता। अपवर्तनांक को पहले हम यन या फिर म्यू से लिखते हैं। और अपवर्तनांक यह व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना सघन है या फिर कितना गुना विरल है। या यूं बोले, जो अपवर्तनांक होता है, देखिए अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है कि जैसे ये सघन है, ये विरल है, तो करेंगे क्या कि यहाँ का प्रकाश का चाल V1 और ये मान लेते हैं ये अपवर्तनांक N1 है और इसका अपवर्तनांक N2 है। V1 इंटू N1 बराबर करेंगे यहाँ की प्रकाश का चाल V2 इंटू N2। अब क्या करेंगे, ये V1 बटे V2 कर देंगे, V1 बटे V2 बराबर N2 बटे N1। अब इसको लिखते कैसे हैं, ये हमारा हो जाएगा N21 बराबर V1 बटे V2। यानी इसी को हम लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे भी लिखते हैं N12 V1 बटे V2। यानी इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, और ये जो अपवर्तनांक होता है पहले हम ये बताए हैं कि क्या कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना सघन या फिर कितना गुना विरल है, यह बताता है। और साथ ही साथ यह अलग अलग माध्यमों में उसके प्रकाश के चालों का अनुपात भी बताता है। तो यहाँ पे प्रकाश का चाल, यहाँ पे मान लेते हैं V1 है, यहाँ पे V2 है, तो इसका अनुपात जो निकल के आएगा वही अपवर्तनांक होगा इसके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि N12 यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष
तो पहले दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, तो यहाँ पे क्या लेंगे, V1 बटा V2 लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। चलिए आगे हम कुछ माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक देख लेते हैं। तो जो भी यहाँ पे अपवर्तनांक निकाला गया है हवा के सापेक्ष निकाला गया है। तो देखिए यहाँ पे है ANW, इसका मतलब होता है, W का मतलब होता है वाटर, G का मतलब होता है ग्लास और D का मतलब होता है डायमंड, हीरा। तो यहाँ पे पहला है क्या कि पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष कितना होता है, 4/3, इसका मान 1.33 के होता है। और कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष 3/2 होता है, या इसका मान 1/5 होता है। और ये हीरे का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष तो 12/5 या 2.4 होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक इसी का होता है, हीरा का। और यही कारण है कि हीरे में क्या होता है, प्रकाश की चाल बेहद कम होती है। यानी इसमें जो प्रकाश की चाल होती है 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऐसा क्यों, अभी इससे पहले बताए हैं क्या कि जब प्रकाश की किरण जो होती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है। क्योंकि जो हीरा होता है उसका अपवर्तनांक या उसका माध्यम बहुत ज्यादा सघन होता है, यही कारण है कि उसकी चाल, उसमें प्रकाश की सबसे कम हो जाती है। अब उसके बाद बात आती है कि अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है, तो देखिए ये मान लेते हैं कोई अपवर्तक पृष्ठ है, ये हमारी कोई किरण आई है, आपतित किरण, जो किरण आई है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और उसके बाद अगर ये माध्यम मान लेते हैं आपका N1 है, यहाँ पे हम ऐसे ऐसे करके दिखा दे रहे हैं, ये माध्यम आपका N1 है और ये आपका माध्यम क्या है, N2 है। ये माध्यम N1 और ये माध्यम N2 है। तो ये प्रकाश के किरण में विचलन हुआ है, अगर ये विचलन ना होता तो सीधे ऐसे जाती, यानी प्रकाश के किरण में विचलन हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तन के बाद जो किरण मिलती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। इस आपतित किरण से अभिलंब से जो कोण बनता है आपतन कोण, और अपवर्तित किरण जो अभिलंब से कोण बनाता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। और ये जो बिंदु होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तक पृष्ठ पे अभिलंब जहां सब मिलते हैं इसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो पहला नियम यह है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, खींचा गया अभिलंब होगा, बिंदु पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। यानी अगर ये आपतित किरण बोर्ड की तल में है तो अपवर्तित किरण भी बोर्ड के तल में है, और ये जो हमारा आपतन बिंदु है ये भी बोर्ड के ही तल में है, तो जो अभिलंब है ये भी क्या होगा, बोर्ड के ही तल में होगा। अभिलंब का मतलब लंब, ये जो अभिलंब है एक प्रकार का लंबी है, लेकिन दोनों तरफ से जब लंब खींचा जाता है तो उसे अभिलंब कहते हैं। अगर हम चाहें तो अभिलंब ऐसे खींच सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड के तल में नहीं होगा, तो अभिलंब ऐसे खींचा जाता है। दूसरा है क्या कि आपतन कोण की ज्या आई और अपवर्तन कोण की ज्या, मतलब साइन का कोण, साइन के साथ उसका कोण का अनुपात नियतांक होता है, और वही जो नियतांक होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यही नियतांक आपका क्या है, अपवर्तनांक है। तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम 2 ही नियम है, बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए अब हम आगे समझते हैं इसके बारे में। चलिए यहां देखते हैं प्रकाश को किसी कांच की पट्टी को पार करने में समय कितना लगेगा। तो ये मान लेते हैं कोई कांच की पट्टी है जिसकी लंबाई कितना है, L मीटर है, सही है। यहाँ पे L मीटर की कोई क्या है, कांच की पट्टी है, और ये क्या है, प्रकाश की चाल, कोई प्रकाश की किरण गई है C चाल से। C का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, इसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और पट्टी को पार करने में मान लेते हैं T समय लग रहा है, और ये जो पट्टी है इसका अपवर्तनांक क्या है, N है। तो जब प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश करती है पट्टी में तो इसकी चाल घट जाती है, और यह चाल उस चाल तथा अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर हो जाती है जो उसमें चाल होती है। यानी यहां से अगर समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है सूत्र से, तो T बराबर L बाई चाल का मान क्या होगा इसमें, C/N हो जाएगा, और ये N का गुणा ऊपर हो जाता है तो T का मान आएगा T बराबर L × N/C। तो यहां से हम क्या करेंगे, प्रकाश की चाल निकाल लेंगे। आइए अब देखते हैं अपवर्तन न होने की शर्तें। क्या ऐसा होगा कि अपवर्तन नहीं होगा। तो पहली बात ये कि जो किरण ऐसे भेज रहे थे
वो ऐसे मुड़ रही थी, अगर किरण को इस अभिलंब के सीध में भेजेंगे तो ये बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। यानी जब I का मान 0 होगा तो उस समय R भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। पहली कंडीशन ये कि किरण को अभिलंब पर ही भेजा जाए तो अपवर्तन की घटना नहीं होगी। दूसरी बात क्या है कि अगर दोनों माध्यम क्या हो जाएं, ये अभिलंब है और दोनों माध्यम N1 और N2 आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो भी क्या होगा, किरण आएगी तो सीधे निकल जाएगी, इसका अपवर्तन नहीं होगा। तो अपवर्तन न होने की दो शर्तें हैं। पहला यह कि जो किरण है सीधे अभिलंब पर डाला जाए। दूसरी बात यह कि दोनों का माध्यम क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब आगे है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है इसको समझते हैं। क्रांतिक कोण सदैव सघन माध्यम के लिए होता है। दूसरी बात यह कि जो सघन माध्यम क्रांतिक कोण होता है वो सघन माध्यम में रहने पर विरल माध्यम की ओर देखने पर देखा जाता है कि कितने अंश के कोण पे देखें ताकि हमको विरल माध्यम दिखाई दे। तीसरी बात में यही लिखे हैं क्या कि सघन माध्यम में उपस्थित या स्थित वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए। चलिए समझते हैं। यहां पे ये मान लेते हैं आपका क्या है, सघन माध्यम है और ये आपका क्या है, विरल माध्यम है। तो पहली बात ये क्या कि जो क्रांतिक कोण होता है सदैव सघन माध्यम के लिए होता है। यानी आप नीचे से रहकर देखेंगे, सघन माध्यम से देखेंगे, ये क्या है, अभिलंब है और ये क्या है, अपतन बिंदु है। सघन माध्यम में स्थित सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर देखा जाता है। सघन माध्यम में उपस्थित वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए। इसको जरा ध्यान से समझते रहना। ये मान लेते हैं सघन है, यहाँ पे सघन है और यहाँ पे क्या है, विरल है, ये अभिलंब है। एक किरण ऐसे गई, जब ऐसे जाएगी तो ये इधर भाग जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी क्योंकि सघन से विरल जाता है, दूर हटता है। इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ये ऐसे चली जाएगी, थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ये इसी पृष्ठ पे ही जाएगी और ये जो पृष्ठ है ये सघन माध्यम को विरल माध्यम को ही क्या करती है, डिवाइड करती है। यानी ये जो पृष्ठ है यहां से हमको क्या होता है, विरल माध्यम दिखाई देने लगता है। तो ये जो अपवर्तन कोण बनता है, यानी यहां से अभिलंब से जो कोण बनाता है वो कितना होता है, 90 अंश का। इधर भी होता है और इधर भी होता है। तो वही बात है क्या कि अगर यहां से किरण ऐसे भेजे आई और ये चला जाए इस पे 90 अंश का कोण बनाते हुए, 90 अंश का कोण बनाते हुए, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। यानी इस आई का मान ऐसा होगा जिसके लिए यह अपवर्तित किरण 90 अंश हो जाए, सॉरी अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। और क्रांतिक कोण को, जो क्रांतिक कोण होता है उसको हम C से लिखते हैं। अब यहां से थोड़ा सा स्नेल का नियम भी लगा सकते हैं आप लोग, क्या कि साइन I बटे साइन R बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा N। अगर इसको हम विरल मानते हैं, इसको विरल, ये है आपका विरल और ये है आपका सघन, तो क्या होगा, ये साइन I का मान C है बटे साइन R का मान 90 अंश, साइन 90 अंश का मान 1 होता है बराबर। आपको ये सघन से विरल, जो सघन से विरल था इससे पहले जो निकला था N21, ये किसके लिए था, ये हमारा था N विरल और N सघन और विरल के लिए। अगर इसका उल्टा कर देंगे यानी 1 बटे N कर देंगे तो यहाँ पे हमारा सघन हो जाएगा और यहाँ पे हमारा विरल हो जाएगा। और इसी को हम लिखते हैं साइन C, इसी को हम लिखते हैं क्या, 1 बटा N। तो यहाँ से एक सूत्र मिल गया, साइन C बराबर 1 बटा N, जहाँ N क्या है, अपवर्तनांक है। यानी किसके सापेक्ष, विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक कितना है, वो वाला है। उल्टा नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ माध्यमों के लिए हम क्रांतिक कोण जान लेते हैं, इसको याद रखना है। तो जो क्रांतिक कोण होता है, अभी बोले हैं हमेशा सघन से विरल के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पे पानी से हवा के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, 49 डिग्री होता है। ग्लास से पानी के लिए, ग्लास या कांच से पानी के लिए 42 डिग्री होता है और हीरे से हवा के लिए 24 डिग्री होता है और यह सबसे कम होता है। इसको आप लोग याद किए रहिए। सीधे पूछता है कि हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है, 24 अंश। यह सबसे कम किसका क्रांतिक कोण होता है,
हीरे का। और उसके बाद ग्लास से हवा के लिए तो जो क्रांतिक कोण होता है वह लगभग 63 अंश के बराबर होता है। चलिए अब हम आगे समझते हैं। चलिए अब अगली हेडिंग है हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन पहले वही बात है कि यह भी हमेशा सघन माध्यम के लिए ही होता है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब आपतित किरण का जब आपतन कोण का मान उसके क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो उसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इससे पहले आपको बताया है कि यहाँ पे एक कोण ऐसा होगा I जो C के बराबर होगा और यहाँ से चली जाएगी किरण। लेकिन अगर यही थोड़ा सा और बढ़ा दें यहाँ पे तो ये इसी में लौट जाती है। इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी इसको कहते हैं TIR। और इस समय ऊर्जा का बिल्कुल लॉस नहीं होता। और इस समय इसका यहाँ पे इसके लिए ये क्या है, इसके लिए ये 90 अंश है, लेकिन पूर्ण आंतरिक बस पढ़ना है हमको तो इसको छोड़िए। ये हमारा जो कोण है I का मान इसमें क्रांतिक कोण से ज्यादा है। तो इसमें लिखें क्या कि इसमें ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता, यानी ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं होता। 100% ऊर्जा लौट कर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना में बना प्रतिबिंब बहुत अधिक चमकीला होता है, जैसे हीरे का चमकना। दूसरा है जल में हवा के बुलबुले का चमकना। तीसरा है कांच में पड़ी दरार का चमकना। चौथा है कि जल में परख नली का चमकना। और है रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना और ठंडे प्रदेशों में उन्न मरीचिका। मृग मरीचिका का मतलब होता है कि उल्टा प्रतिबिंब बनना। वहां पे जो गर्म प्रदेश होती है, जहां पे रेगिस्तान वगैरह होता है, वहां पे पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब बना मिलता है। और होता है कि उन ठंडे प्रदेशों में उन्न मरीचिका का बनना। तो ठंडे प्रदेशों में उन्न मरीचिका का मतलब ये है कि जो जहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है पड़ती है, तो वहाँ पे जो नाव वगैरह होते हैं वो आसमान में उल्टे लटके दिखाई देते हैं। एक बात और लिखे हैं यहाँ पे क्या कि यदि I मतलब आपतन कोण, यदि I का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और I का मान C के बराबर हो जाए तो उस समय क्रांतिक कोण मिलेगा। और I का मान C से हमेशा अगर कम है तो उस समय अपवर्तन की घटना होगी। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण से हमेशा क्या होना चाहिए? अधिक कोण होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। और इधर के एग्जाम्पल भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट है।